ओम नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक। साइकेट्रिक आपने सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। साइकेट्रिक का दूसरा नाम क्या होता है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक, क्या होता है? साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक, साइकेट्रिक को क्या बोलते हैं अपन? मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है क्या? गुड इवनिंग जी रुपिंदर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वर्षा जी। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक, तो मैं साइकेट्रिक पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कुछ भी अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कुछ भी, तो आप पूछेगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। साइकेट्रिक, साइकेट्रिक आप सभी ने थर्ड ईयर में पढ़ी होगी बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। दूसरा नाम होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो देखिएगा, साइकेट्रिक में अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? साइकेट्रिक के बारे में, ठीक है, कि साइकेट्रिक होता क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, दो चीजें होती है, ठीक। आप साइकेट्रिक पढ़ोगे, दो चीजें होती है, देखिएगा। एक तो होती है साइकोलॉजी और एक होती है साइकेट्रिक। ठीक है, देखिएगा, साइकोलॉजी और साइकेट्रिक, ठीक। तो साइकोलॉजी क्या होता है? आपने सभी ने पढ़ा होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। किसका अध्ययन? माइंड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज आ जाए, किसमें? माइंड में, ठीक है। साइकोलॉजी को अपन स्पिरिट भी बोल सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पिरिट, अभी बताऊंगा साइकोलॉजी को पूरा तोड़ के, ठीक है, कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वेरी नाइस रुपेंद्र जी, ठीक। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड या स्पिरिट, ह्यूमन बिहेवियर या कॉन्शियसनेस, ठीक है। सीधी शॉर्ट फॉर्म में आप बोल दीजिएगा, साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। ओ देखिएगा, ये तो नॉर्मल साइकोलॉजी होती है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज आ जाए, ठीक है, तो उसको किस में पढ़ते हैं अपन? साइकेट्रिक। यानी कि मैं बोल सकता हूं एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक है। यानी कि साइकोलॉजी में, यानी कि माइंड में अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज आ जाए या इसके कोई भी डिसऑर्डर हो जाए, उन सभी को अपन है ना साइकेट्रिक में पढ़ते हैं बच्चों। किसमें? साइकेट्रिक में, ठीक। यानी कि साइकोलॉजी समझ में आया कि साइकोलॉजी तो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। अगर इसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज आ जाए, किसमें? माइंड में, या माइंड के कोई भी डिसऑर्डर होते हैं, उन सबको अपन किसमें पढ़ते हैं? साइकेट्रिक में, ठीक है। अब देखिएगा आगे, समझ में आया? हाँ, वेरी नाइस, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक। अब देखिएगा, साइकोलॉजी में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें होती है साइकोलॉजी में, सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो देखिएगा क्या होता है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक। ठीक है बच्चों, देखिएगा, साइकोलॉजी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, ठीक है, कि साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरी पढ़ी होगी आपने, सब सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी, लेवल ऑफ माइंड, इड, ईगो, सुपर ईगो, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, वेरी नाइस। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि साइकेट्रिक की उत्पत्ति कैसे हुई है। सीधी सी बात है, साइकेट्रिक का मतलब समझिए पहले तो, कि साइकोलॉजी में अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज हो जाए, यानी कि माइंड में अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज हो जाए, उसको अपन साइकेट्रिक में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक। अब देखिएगा, इसके 5 फेज होते हैं बच्चों। कितने फेज होते हैं? 5 फेजेज में इसका डेवलपमेंट हुआ साइकेट्रिक का, ठीक है। पहला फेज होता है, ठीक है, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। दूसरा होता है पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। देखिएगा, अभी मेंस में 15 क्वेश्चन आए थे साइकेट्रिक के, ठीक है, जो अभी मेंस हुआ था, नो सेट मेंस 4 तारीख को, प्री में 10 क्वेश्चन थे साइकेट्रिक के। और मैं बता रहा हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 साल हो गए साइकेट्रिक पढ़ाते हुए, आज
इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, 20 पेज पढ़ा दिए। तीसरा, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, चौथा होता है साइंटिफिक पीरियड, और पांचवा होता है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, कि यानी कि जो साइकेट्रिक की डेवलपमेंट है वो 5 फेजेज में हुआ है। पहला फेज होता है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, दूसरा होता है पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा होता है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, चौथा होता है साइंटिफिक पीरियड, एंड फिफ्थ होता है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, यानी कि 5 काल हुए। आपने भी इतिहास पढ़ा होगा किसी भी चीज का, जैसे राजस्थान में आमेर का किला है, राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा आपने, वैसे ही साइकेट्रिक का क्या इतिहास है। ठीक है, तो इसको 5 फेज में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला फेज होता है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है, परसिक्यूशन का मतलब होता है वैसे तो सताना, लेकिन यहां अपन बोलेंगे शक या संदेह। क्या बोलेंगे बच्चों, शक या संदेह। ध्यान देना, सबसे पहले आता है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन में। इसका मतलब होता है इस पीरियड में क्या था, ऐसा माना जाता था कि मानसिक रोग किसी भूत प्रेत या आत्मा की वजह से होते हैं। ठीक है, देखिए पहले साइंटिफिक पीरियड तो यहां आया था, उससे पहले क्या समझते थे सब कि जो साइकेट्रिक की उत्पत्ति हुई थी उसमें सबसे पहला पीरियड था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। इसमें ऐसा माना जाता था कि मानसिक रोग किसी भूत प्रेत या आत्मा की वजह से होते हैं। ठीक है, और इस पेज के दौरान मानसिक रोगियों का कोई इलाज अवेलेबल नहीं था। गांव में देखते होंगे आज भी बोलते हैं कि इसके तो भूत लग गया, ऐसे भूत नहीं लगता, भूत नहीं लगती है। ठीक है, भूत नहीं लग गई, ये बाहर निकल गया। ठीक है, रात को जाने कहां चला गया, इसलिए इसके ये हो गया। ठीक, ऐसे ही बोलते हैं ना बच्चों। ठीक है, गांव में अभी भी वही है, लेकिन अब तो साइंस ने तरक्की कर ली, तो अभी तो साइंटिफिक पीरियड में जी रहे हो आप, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन चल रहा है अभी तो। ठीक है, लेकिन पहले की बात है, ठीक है, जब साइंटिफिक पीरियड नहीं आया था। ठीक है, तो यानी कि ऐसा माना जाता था कि मानसिक रोग किसी भूत प्रेत या आत्मा की वजह से होते, शक किया जाता था। ठीक है, अगला फिर इसके बाद में थोड़ा देखिए पीरियड ऑफ सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग करना। ठीक है, इस फेज के दौरान भी मानसिक रोगियों का कोई इलाज अवेलेबल नहीं था। यानी कि सीधी भाषा में इन तीनों फेज में मानसिक रोगियों का कोई इलाज अवेलेबल नहीं था। ठीक है, लेकिन इस पेज में मानसिक रोगियों को इकट्ठा करके एक जगह आश्रय स्थल में छोड़ दिया जाता था। ठीक है, दूसरा पीरियड कौन सा है, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा है, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, मतलब सेग्रीगेट मतलब अलग करना। यानी कि मान लो एक कम्युनिटी में या एक मोहल्ले में अगर एक दो साइकेट्रिक के पेशेंट थे, उनको उस कम्युनिटी से दूर करके, गांव में बोलते ना बाड़ा बाड़ा, तो वहां छोड़ दिया जाता था। ठीक है, यानी कि उनके लिए एक वहां गांव के बाहर एक रहने के लिए एक आश्रय स्थल, जिसको अपन साइकेट्रिक की भाषा में बोलते हैं असाइलम, असाइलम में छोड़ दिया जाता था। इस फेज के दौरान असाइलम की स्थापना हुई। ठीक है, साइकेट्रिक की भाषा में इस पेज के दौरान असाइलम की स्थापना हुई। पहला असाइलम कौन सा था बच्चों, फर्स्ट मेंटल असाइलम इज, फर्स्ट मेंटल असाइलम था, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, बेथलम असाइलम, बेथलम असाइलम इन यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यानी कि इस पेज के दौरान भी मानसिक रोगियों का कोई इलाज अवेलेबल नहीं था, लेकिन इस पेज में मानसिक रोगियों को एक जगह इकट्ठा करके आश्रय स्थल, और आश्रय स्थल को साइकेट्रिक की भाषा में बोलते हैं अपन असाइलम, उसमें छोड़ दिया जाता था। ठीक है, यानी कि गांव से बाहर छोड़ दिया जाता था कि इनकी वजह से और भी पागल ना हो, ऐसा। और इस पेज के दौरान असाइलम की स्थापना हुई। और क्वेश्चन आता है पहला असाइलम कौन सा था, तो बेथलम असाइलम। कौन सा था बच्चों, बेथलम असाइलम, और वो कहा था, यूके। तो क्वेश्चन आ जाए कि असाइलम की स्थापना साइकेट्रिक के कौन से पीरियड में हुई, तो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तीसरा आ जाओ, तीसरा पीरियड कौन सा था, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन।
ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवता, यानी कि पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में इसका मतलब होता है मानवता। यहां पर आदमी या डॉक्टर थोड़ी बहुत मानवता दिखाने लग गए। ह्यूमैनिटी से बना हुआ है ह्यूमैनिटेरियन। मानवता क्या होती है? भूखे को भोजन करवाना, प्यासे को पानी पिलाना, यही बोलते हैं ना अभी तो। लेकिन यहाँ इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है कि इस फेज के दौरान फिजिशियन या डॉक्टर मानसिक रोगियों के इलाज में इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है। उनके तथा उनके रहने, खाने पीने और सोने पर ध्यान दिया जाने लगा। और इस पेज के दौरान भी मानसिक रोगियों का कोई इलाज अवेलेबल नहीं था। यानी कि 3 पीरियड पढ़े अपन ने, इन तीनों में मानसिक रोगियों का कोई इलाज अवेलेबल नहीं था, ठीक है। आई बात समझ में? अब चौथा होता है साइंटिफिक पीरियड। चौथा कौन सा पीरियड होता है? साइंटिफिक पीरियड, ठीक है। अब यहां से साइंस ने तरक्की शुरू करी। साइंटिफिक पीरियड, ध्यान देना बच्चों, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, साइंटिफिक पीरियड से। तो साइंटिफिक पीरियड ने यानी साइंस ने तरक्की करी फिर साइकेट्रिक में। क्यों? पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में डॉक्टर इंटरेस्ट लेने लगे साइकेट्रिक पेशेंट्स में, ठीक है। अब देखिए कि क्या, तो इसके दौरान साइंस ने तरक्की की। तो सबसे पहले डिस्कवरी हुई इंसुलिन शॉक थेरेपी। नाम सुना होगा, इंसुलिन शॉक थेरेपी, या इसी को बोलते हैं इंसुलिन कोमा थेरेपी। इंसुलिन कोमा थेरेपी, तो देखिए इसके दौरान सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई? इंसुलिन शॉक थेरेपी की, ठीक है। अब इंसुलिन शॉक थेरेपी में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है इंसुलिन की वजह से पेशेंट किस में जाना? पेशेंट का शोक में, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें होता था साइकेट्रिक पेशेंट क्या होते हैं? वॉयलेंट पेशेंट होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि इंसुलिन शॉक थेरेपी किसने दी? तो ये दी थी सेकल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी 1927 में। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इंसुलिन शॉक थेरेपी किसने दी? तो सेकल ने दी थी। और कब दी? 1927 में। और ये कौन से पेशेंट के लिए दी जाती थी मेनली? तो ये दी जाती थी फॉर सीजोफ्रेनिक पेशेंट। कौन सा? फॉर सीजोफ्रेनिक पेशेंट। तो देखिएगा यहां से 2 क्वेश्चन बन गए आपके कि इंसुलिन शॉक थेरेपी किसने दी? तो सेकल नाइन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी। और कौन कब दी? 1927 में दी, ठीक है। और कौन से पेशेंट के लिए दी थी? सीजोफ्रेनिया, ठीक है। अब देखिएगा पहले कोई ड्रग्स तो आई नहीं थी जब ये थेरेपी आई थी, क्योंकि पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग्स 1952 में डिस्कवर्ड हुई थी। और अपन बात कर रहे हैं 1927, यानी आज से 97 साल पहले, 97 ईयर एगो, ठीक है। अब ध्यान देना, इंसुलिन शॉक थेरेपी, यानी कि इंसुलिन की वजह से पेशेंट किस में जाएगा? शोक में। या इंसुलिन की वजह से पेशेंट किस में जाएगा? कोमा में। कैसे? देखिएगा, अब आपको पता है जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं? वॉयलेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वॉयलेंट पेशेंट। अब उनको क्या देते थे? एडमिनिस्टर्ड इंसुलिन, क्योंकि साइकेट्रिक पैसा मैक्सिमम का जैसे सीजोफ्रेनिया हो गया, इनका वॉयलेंट होते हैं, ठीक है। फिर इनमें क्या देते थे बच्चों? इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है? पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देता है। कैसे? क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और जैसे ही ग्लूकोज लेवल कम तो पेशेंट का क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस। परमानेंटली नहीं होगा बच्चों, ठीक है, परमानेंटली नहीं होगा, एक टेम्परेरी टाइम के लिए। मान लो कि रात को दी जाती थी बेसिकली, कि पेशेंट जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो दूसरे पेशेंट को भी सोने नहीं देते थे। और साइकेट्रिक के संदर्भ में यह है कि प्रॉपर नींद जरूरी है साइकेट्रिक पेशेंट के लिए। लेकिन कुछ पेशेंट सारी रात क्या करते थे? सीजोफ्रेनिया के चिल्लाते रहते थे, मारपीट करते रहते थे, गाली गलौज करते रहते थे, ठीक है। यानी कि कौन सी नेचर के थे? वॉयलेंट। अब उनको रात के लिए सुलाने के लिए क्या करते थे? इंसुलिन देते थे। और पेशेंट क्या हो जाएगा? इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। और अनकॉन्शियस कितनी देर के लिए? तो देखिएगा, अनकॉन्शियस मेंटेन फॉर
8 to 12 आवर्स, यानी कि पेशेंट की क्या निकल जाए, नाइट नाइट निकल जाए सबकी, कि रात को जैसे 10 बजे दिया और अगर ये 10 घंटे भी असर करेगा तो सुबह के 8 बजे तक, ठीक है, तब नाइट हो जाएगी, मतलब रात में सभी नींद ले लेंगे अच्छे से, ठीक है, 8 to 12 आवर्स, वेरी नाइस, ठीक। अब जैसे अनकॉन्शियस हो गया, रात को दिया आपने, अब सुबह वापस इनको कॉन्शियस भी करना है, ठीक है, तो फिर क्या देते हैं, तो बताइए कॉन्शियस करने के लिए क्या देंगे, कॉन्शियस करने के लिए इनको देंगे डेक्सट्रोज, क्या देंगे बच्चों, डेक्सट्रोज 5%, 10%, ठीक है, यानी कि देखो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज लेवल कम, तो अनकॉन्शियस, तो वापस बाहर से ग्लूकोज दे दो डेक्सट्रोज की फॉर्म में, कॉन्शियस हो जाएगा, तो सुबह पहले वापस से डेक्सट्रोज दे देते, पेशेंट बिकम कॉन्शियस, क्या हो जाएगा, सुबह वापस कॉन्शियस। अल्टीमेटली नाइट निकालनी होती सभी पेशेंट की, कि अच्छे से नींद ले ले सभी पेशेंट। तो देखो अब डेली का डेली ये भी नहीं कर सकते, डेली इंसुलिन लगाओ, ठीक है, फिर सुबह डेक्सट्रोज लगाओ, तो ये थेरेपी क्या थी, हाँ कमेंट्स हो रहे हैं वर्षा जी आपके, वेरी नाइस, ठीक है, तो ये देते हैं तो पेशेंट क्या हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सिर्फ इतना करते थे, जो वायलेंट पेशेंट थे उनको अनकॉन्शियस करते थे नाइट नाइट के लिए, ठीक है, और फिर सुबह वापस कॉन्शियस करते थे, कि बाकी के सब भी आराम से सो जाए, ठीक है, तो ये था इंसुलिन। अब लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि देखो यहां भी इंसुलिन लगाना, यहां भी इंजेक्टेबल, तो दोनों ही इंजेक्शन लगाना तो पेशेंट के लिए भी हानिकारक था। फिर आगे साइंस ने तरक्की की, ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि इंसुलिन शॉक थेरेपी का भाई 1927 में सेकल ने दी, और कौन से पेशेंट के लिए, सिजोफ्रेनिया। अब 11 साल ये चली, फिर 11 साल के बाद में साइंस ने तरक्की करी, तो फिर डिस्कवरी हुई ईसीटी या ईएसटी, तो यानी कि किसकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी या इलेक्ट्रोसोमेटिक थेरेपी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ये कब हुई डिस्कवरी, इन 1938, किसने करी, यूगो सरलेटी एंड ल्यूसिनो बिनी, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ईसीटी की खोज करी, कब करी, 19, और आज भी चल रही है, यानी कि कितना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो आज भी चल रहा है, ठीक है। और देखिएगा, और ये साइकेट्री के फील्ड में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, रिवोल्यूटरी चेंजेज, यानी कि जो आज भी चल रहा है, यानी कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, तो ये आज भी चल रहा है, ठीक है। तो मैं ये पूरा पढ़ाऊंगा आपको, पूरा 1.5-2 घंटे का टॉपिक है आपका ईसीटी, ठीक है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो इतना ध्यान रख लेना कि ईसीटी की खोज कब हुई, 1938 में, किसने करी, यूगो सरलेटी एंड ल्यूसिनो बिनी ने करी, ठीक। अब फिर साइंस ने तरक्की करी, तो फिर सी, साइंटिफिक पीरियड पढ़ रहे हैं बच्चों, 75, फिर सी था, ठीक है, इन 1952 में फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग वाज डिस्कवर्ड, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग वाज डिस्कवर्ड। क्वेश्चन आया हुआ इसका एक बार, कि फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी थी, तो वो थी क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चों सीपीजेड। और ये कौन से ग्रुप की ड्रग है, तो ये होती है टिपिकल एंटीसाइकोटिक, मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको इसके बारे में, टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ठीक है, हाँ सीपीजेड बोलते हैं, ठीक है। बाकी के सब भी कमेंट्स कर सकते हैं अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो, ठीक। तो देखिएगा 1952 में एक क्वेश्चन देगा, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग डिस्कवरी हुई, उसका क्या नाम था, क्लोरप्रोमाजीन या सीपीजेड, में पढ़ाऊंगा आगे आपको, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ाऊंगा, टिपिकल और एटिपिकल, जिसमें हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजीन एंड थायोरिडाजोन, ठीक हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि साइकेट्रिक के फेज में मैंने यहां आपको, ये हो गया, देखो पीरियड ऑफ परसिक्यूशन हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, ह्यूमैनिटेरियन, तीनों में कोई इलाज नहीं था, लेकिन साइंटिफिक पीरियड में इलाज था। सबसे पहले क्या, इंसुलिन शॉक थेरेपी, कब हुई, 1927 में, किसने दी, सेकल ने। फिर आगे चले 11 साल बाद में 1938 में ईसीटी की डिस्कवरी किसने करी, यूगो सरलेटी एंड ल्यूसिनो बिनी। फिर 1952 में
फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग डिस्कवर्ड हुई, कौन सी थी वो? क्लोरप्रोमाजिन। तीनों क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां से साइंस ने तरक्की करी। और लास्ट पीरियड होता है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। तो पीरियड ऑफ प्रिवेंशन में लास्ट 5वां फेज कौन सा था? पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। कि साइकेट्रिक के रोगों को रोकथाम के लिए क्या क्या पीरियड, क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और पीरियड ऑफ प्रिवेंशन यानी रोकथाम के लिए अपन इसमें पढ़ते हैं मैनेजमेंट एस्पेक्ट, मैनेजमेंट एस्पेक्ट इन साइकेट्रिक। और आपको पता है साइकेट्रिक में मैनेजमेंट के रूप में 3 चीजें काम में ली जाती है। सबसे पहली तो ईसीटी, दूसरी होती है दवाइयां जिनको बोलते हैं साइकोफार्मेकोलॉजी, और एक होती है थेरेपी जिसको बोलते हैं अपन साइकोथेरेपी। तो साइकेट्रिक का यही ट्रीटमेंट होता है बेसिकली, या तो ईसीटी देते हैं पेशेंट को, या दवाइयां देते हैं एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीमेनिक, एंजियोलाइटिक, सीएनएस डिप्रेसेंट, या फिर से थेरेपी देते हैं इंडिविजुअल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, ठीक है, इंटरपर्सनल और अदर्स में आप मिलियो वगैरह पढ़ेंगे, ये सब पढ़ाऊंगा मैं। अब ईसीटी और दवाइयां देखना, ये तो साइकोसिस बीमारियों में देते हैं, जो बड़ी बीमारियां होती है जैसे मेनिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, और जो न्यूरोसिस बीमारियां होती है उसमें अपन देते हैं ये दोनों साइकोफार दवाइयां और थेरेपी, ये न्यूरोसिस में देते हैं। न्यूरोसिस क्या होती है? छोटी बीमारियां, और ट्रिक क्या होती है उसकी? पोहा। न्यूरोसिस के डिसऑर्डर की ट्रिक क्या होती है? पोहा, फोबिया, ओसीडी, हिस्टीरिया एंड एंजाइटी, ठीक है। तो यानी कि ईसीटी मेनली देते हैं साइकोसिस में, साइकोथेरेपी मेनली देते हैं न्यूरोसिस में। दवाइयां तो दोनों में ही चलेगी, चाहे साइकोसिस हो चाहे न्यूरोसिस। वेरी नाइस, ठीक है। तो दवाइयां तो दोनों में ही चलेगी, हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक। तो यहां तक था, ये था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक, यानी कि साइकेट्रिक की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसको अपन 5 फेज में पढ़ते हैं। पहला फेज था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है शक या संदेह, यानी कि इस पीरियड में ऐसा माना जाता था कि मानसिक रोग किसी भूत प्रेत या आत्मा की वजह से होते हैं, और यहाँ पर मानसिक रोगियों का कोई इलाज अवेलेबल नहीं था। उसके बाद में था पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जो साइकेट्रिक पेशेंट थे एक समाज में या एक कम्युनिटी में, उनको उस समाज से अलग करके एक जगह दूसरी जगह छोड़ दिया जाता था, उसका नाम था आश्रय स्थल, बोले तो साइकेट्रिक भाषा में एसाइलम। इस पेज के दौरान असाइलम की स्थापना हुई। पहला असाइलम बेथलम असाइलम था, लेकिन यहाँ पर भी कोई इलाज अवेलेबल नहीं था। तीसरा पीरियड था साइकेट्रिक, तीसरा था पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब था मानवता, यानी कि डॉक्टर और जो लोग थे वो मानवता दिखाने लगे ऐसे पेशेंट्स में, यानी कि डॉक्टर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में इंटरेस्ट लेने लगे तथा उनकी बीमारियों में इंटरेस्ट लेने लगे, और उनके रहने, खाने पीने और सोने पर ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन यहाँ पर भी कोई इलाज अवेलेबल नहीं था। चौथा पीरियड था साइंटिफिक पीरियड ने, फिर यहाँ पर साइंस ने तरक्की करी, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस ने इंसुलिन शॉक थेरेपी निकाली, वो सेकल ने दी थी 1927 में, ठीक है। कुछ बुक्स में आप 1932 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आइडियली 1927 है ऑथेंटिक, ठीक है। उसके बाद में ये कौन से पेशेंट के लिए? सिजोफ्रेनिया के लिए काम में ली जाती है। फिर आई उसके आगे ईसीटी, ईसीटी 1938 में आई, किसने की? उसकी स्थापना यूगो सर्लेटी एंड ल्यूसिनो बिनी ने करी। फिर आई 1952 में फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग डिस्कवर्ड हुई, जिसका नाम था क्लोरप्रोमाजिन। उसके बाद में था लास्ट पीरियड कौन सा था? पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंशन का मतलब होता है कि इन बीमारियों को कैसे रोके। तो उनके लिए जो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट थे वो 3 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, और दवाइयां, और थेरेपी, साइकोथेरेपी। ये जो बड़ी बीमारियां होती है उनको लिए दी जाती है, और ये छोटी बीमारियां, ठीक है। मान लो कि आप सिजोफ्रेनिया का पेशेंट, सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है साइकोसिस का, उसको थेरेपी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। वो और भी ये बोलेगा, थेरेपी मतलब काउंसलिंग, कि अच्छा मैं पागल हूं, तू पागल है, तू ले पहले थेरेपी। और डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट को ऐसे बोल सकता है, ठीक है। और ये हो गया, ये था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक, ठीक है। देखिएगा
अब आगे चलते हैं तो दूसरा टॉपिक आता है माइलस्टोन इन साइकेट्रिक। माइलस्टोन इन साइकेट्रिक कि साइकेट्रिक में कुछ उपलब्धियां, ऐतिहासिक उपलब्धियां, ठीक है। अब क्या होती है तो देखिएगा कि देखो पहला असाइलम तो कौन सा था बच्चों, बेथलम असाइलम, ठीक है। पहला असाइलम बेथलम असाइलम था, ठीक। लेकिन जो पहला मेंटल हॉस्पिटल था, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल, वो था विलियम्सबर्ग वर्जीनिया इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो पहला मेंटल हॉस्पिटल कौन सा था, विलियम्सबर्ग वर्जीनिया, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, फर्स्ट साइकेट्रिक बुक किसने लिखी, तो फर्स्ट साइकेट्रिक बुक लिखी थी बच्चों बेंजामिन रस। किसने लिखी थी, बेंजामिन रस्ट। बोले तो फर्स्ट साइकेट्रिक बुक फर्स्ट साइकेट्रिक बुक वाज रिटन बाय बेंजामिन रस, ठीक है। इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक वो बोलते हैं, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक, यानी कि अमेरिकन साइकेट्रिक के फादर थे ये, कौन, बेंजामिन रस। और पहली बुक किसने लिखी साइकेट्रिक की, इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। तीसरा आ जाओ, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन सी थी, तो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी आपकी लिंडा रिचर्ड। कौन थी बच्चों, लिंडा रिचर्ड, यानी कि लिंडा रिचर्ड क्या थी, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार, ठीक है। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन सी थी, लिंडा रिचर्ड। चौथा है सबसे इन 1956 1956 में 1 ईयर डिप्लोमा स्टार्टेड, 1 ईयर डिप्लोमा स्टार्टेड इन साइकेट्रिक एट निम्हांस। एक निम्हांस हॉस्पिटल है बेंगलोर में, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। यानी कि 1956 में एक साल का डिप्लोमा स्टार्ट हुआ था साइकेट्रिक के फील्ड में, और वो कहां हुआ था, निम्हांस में। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ बोर कमेटी, बोर कमेटी के में रिकमेंड किया गया था साइकेट्रिक के फील्ड में कि एक साल का डिप्लोमा स्टार्ट किया जाए, ठीक है। पांचवा साइकेट्रिक इन 1965, तो साइकेट्रिक बीएससी नर्सिंग में एड हुई, बीएससी नर्सिंग। कभी क्वेश्चन आ जाए कि बीएससी नर्सिंग में कब एड हुई साइकेट्रिक, तो 1965, ठीक है। उसके बाद में देखो इन 1975 साइकेट्रिक एज ए सेपरेट सब्जेक्ट स्टार्ट हुई एमएससी नर्सिंग में, ठीक है। और सबसे पहले एमएससी नर्सिंग कहां स्टार्ट हुई साइकेट्रिक में, तो आरएके कॉलेज न्यू दिल्ली, नाम सुना होगा, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। यानी कि 1975 में एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हो गई थी साइकेट्रिक में, और वो सबसे पहले कहां हुई थी, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज आरएके। और फिर जीएनएम वाले भी निराश ना हुए, इन 1986 साइकेट्रिक वाज एडेड इन जीएनएम एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, यानी कि जीएनएम में कब स्टार्ट हुई, तो वो थी 1986, ठीक है। और फादर ऑफ साइकेट्रिक, मॉडर्न साइकेट्रिक किसको बोलते हैं अपन, फिलिपे पाइनेल, फिलिपे पाइनेल, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। तो देखिएगा मैंने
7 पॉइंट बताए कि फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल कहाँ एस्टैब्लिश किया गया, तो विलियम्सबर्ग वर्जीनिया इन यूएस, ठीक है। फर्स्ट साइकेट्रिक बुक लिखी थी बेंजामिन रस ने, उनको बोलते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक, ठीक है। उसके आगे देखिएगा कि पहली साइकेट्रिक नर्स कौन सी थी, लिंडा रिचर्ड, ठीक। उसके बाद में 1956 में 1 साल का डिप्लोमा स्टार्ट हुआ साइकेट्रिक के फील्ड में, और वो कहां हुआ, निमांस बेंगलोर में आपके हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, ठीक है। 1965 में बीएससी नर्सिंग में एड हुई साइकेट्रिक, 1975 में एमएससी नर्सिंग में शुरुआत हुई, कहां पर, राजकुमारी अमृत कॉलेज नई दिल्ली, और 1986 में जीएनएम में एड हुई, ठीक है। और फिलिपे पाइनेल यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक बोलते हैं इनको, ठीक है। ठीक, तो अब देखिए बच्चों, 2 टॉपिक हो गए अपने, सबसे पहला कौन सा था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और दूसरा कौन सा था, माइलस्टोन इन साइकेट्रिक, ठीक है। अब जो तीसरा टॉपिक है वो देखिएगा, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, ठीक, यानी कि एक टॉपिक और पढ़ लो, जो मिसकंसेप्शन या माइथस, मिसकंसेप्शन या माइथस अबाउट मेंटल डिसऑर्डर। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है बच्चों गलतफहमी, कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में क्या क्या गलतफहमियां हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, मिसकंसेप्शन या माइथस। तो सबसे पहले देखो, पहली चीज तो यही होती है कि साइकेट्रिक मरीजों का व्यवहार विचित्र होता है, यानी कि साइकेट्रिक पेशेंट होता है उनका व्यवहार कैसा होता है, बिजार है, ठीक, आई बात समझ में। दूसरा मिस गलत फहमियां पढ़ रहे अपन की, क्या क्या, ऐसा नहीं है, जब आप पूरी साइकेट्रिक पढ़ोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा क्या पता कुछ डिसऑर्डर मेरे में भी है ये, तो आपका व्यवहार थोड़ी भी जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया को लगता है कि साइकेट्रिक पेशेंट का व्यवहार विचित्र होता है, जो ये क्या है, बिल्कुल सरासर गलत फहमियां है, ठीक है। दूसरा, इंडिया के अंदर साइकेट्रिक पेशेंटों की संख्या कम है, क्यों है, बहुत ज्यादा है, आए दिन आजकल हर इंसान, हर 5-7 स्टूडेंट में से एक डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो क्या डिप्रेशन साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, एंजाइटी हो रही है, तो इंडिया के अंदर साइकेट्रिक मरीजों की संख्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, आई बात समझ में। साइकेट्रिक रोग एक बार होने पर जीवन भर रहता है, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको भी ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि जीवन भर नहीं रहता, ईसीटी है, साइकोथेरेपी है, ठीक है, दवाइयां हैं, ठीक। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि साइकेट्रिक पेशेंट के साथ काम करने वाले, यानी कि मानसिक रोगियों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों में मानसिक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, नहीं बढ़ती, ठीक है। और बोलते हैं कि मानसिक रोगी सामान्य रोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, बिल्कुल ये हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन वाला इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का होता है, तो वो कहां अपने लिए आपको कौन सा मारने दौड़ता है, कभी नहीं दौड़ता, ठीक है, इसलिए वो भी खतरनाक नहीं होते, ठीक है। और देखिए क्या, मानसिक रोग किसी बैड स्पिरिट या आत्मा की वजह से होता है, नहीं। मानसिक रोग क्यों होते हैं बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इम्बेलेंस हो जाता है, उसकी वजह से होते हैं मानसिक रोग, तो ठीक है। उसके अलावा मानसिक रोग एक बार होने पर जीवन भर रहते, नहीं, ट्रीटमेंट है मानसिक रोगियों का, ठीक है। मानसिक रोग के बारे में किसी को बताना शर्म की बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्या शर्माना मानसिक, ठीक है, साइकेट्रिस्ट है आज अच्छे अच्छे, उनको बताइएगा आप, इसलिए शर्माने की नीड नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, ये मिसकंसेप्शन थे कुछ जो गलत फहमियां थी, ठीक है, तो इनको दूर कर लेना आप भी, क्योंकि आप साइकेट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। तो देखिएगा साइकोलॉजी, अब इसको अभी बताएंगे। तो पहली चीज तो यही है कि एक साइंटिस्ट का नाम था विलियम वुंड, क्या था बच्चों, विलियम वुंड, इनको बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी। विलियम वुंड साहब को क्या बोलते हैं बच्चों, फादर ऑफ
साइकोलॉजी। एक थे आपके जो बहुत पढ़ा होगा आपने, सिगमंड फ्रीड। सिगमंड फ्रीड, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। जो आज आप पढ़ते हो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। और बात करूं मैं साइकेट्रिक की तो फिलिपे पाइनेल। लेकिन अगर विलियम वुंड साहब थे, ये कौन से थे, फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। और मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन थे, सिगमंड फ्रीड। इन्होंने तो जान खा रखी थी ना पहले, जब आप पढ़ते हो तो सारी थ्योरी इन्होंने दी थी जैसे, ठीक है। अब आगे देखिएगा आप, ध्यान देना। अब देखिए साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, साइको प्लस या साइकाई प्लस लोगस। और साइकाई का मतलब होता है, साइको का मतलब होता है माइंड, ठीक है। और लोगस का मतलब होता है बच्चों स्टडी, यानी कि किसकी स्टडी, स्टडी ऑफ माइंड। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो स्टडी ऑफ माइंड, इसी को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। लेकिन डेफिनेशन को थोड़ी और बड़ी करें, स्टडी ऑफ माइंड, स्पिरिट बोले तो आपकी आत्मा, तथा ह्यूमन बिहेवियर, आपका व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, और कॉन्शियसनेस, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको कॉन्शियसनेस। इन सबसे मिलके ही क्या बना होता है आप, ठीक है। यानी कि साइकोलॉजी होती है साइको प्लस लोगस। साइको का मतलब होता है माइंड, लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। यानी स्टडी ऑफ माइंड, स्पिरिट, ह्यूमन बिहेवियर, कॉन्शियसनेस, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं अपन, साइकोलॉजी, ठीक है। समझ में आया। अब आगे देखिएगा, दो चीज होती है, एक तो होता है माइंड, एक होता है ब्रेन। तो देखिएगा डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। ठीक है, कि ध्यान देना माइंड एंड ब्रेन में क्या अंतर होता है। तो देखिएगा बच्चों, माइंड तो कहां पढ़ते हैं अपन, साइकोलॉजी में, ठीक है। जबकि ब्रेन कहां पढ़ते हैं अपन, नर्वस सिस्टम में। कहां पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम में, ठीक है, एमएसएन में भी, ठीक है। और जो साइकोलॉजी के डिसऑर्डर है वो कहां पढ़ते हैं अपन, साइकेट्रिक में। और नर्वस सिस्टम कहां पढ़ते थे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो इसके डिसऑर्डर कहां पढ़ते थे अपन, एमएसएन के नर्वस सिस्टम में। पढ़ा होगा मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, गुल्लेन-बेरी सिंड्रोम, माइस्थेनिया ग्रेविस, एल्जाइमर, पार्किंसन, हेड इंजरी, इंक्रीज्ड आईसीपी, सब इसके डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यानी कि अब आप माइंड और ब्रेन में दिन रात का अंतर है, ठीक है। ध्यान देना, माइंड और ब्रेन में दिन रात का, माइंड तो आप पढ़ते हो साइकोलॉजी में, और अगर इसके डिसऑर्डर हो जाए तो वो कहां पढ़ते हैं अपन, साइकेट्रिक में, ठीक है। गुड इवनिंग सोनाली जी, ठीक। और जबकि ब्रेन कहां पढ़ते हो बच्चों आप, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये पढ़ते हैं हम नर्वस सिस्टम में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है। और इसके डिसऑर्डर ये पढ़ते हैं अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, और इसके डिसऑर्डर कहां पढ़ते हैं अपन, नर्वस सिस्टम में, एमएसएन में। अब देखिएगा क्या अंतर होता है माइंड और ब्रेन में, तो देखना कभी नहीं भूलोगे आप, माइंड एंड एक साइड लिख लो ब्रेन। तो देखिएगा जो माइंड होता है वो क्या होता है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट बोले तो काल्पनिक, क्या होता है, काल्पनिक पार्ट है माइंड, ठीक है। जबकि ब्रेन क्या होता है, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है वास्तविक, हिंदी में बोलते हैं मूर्त अमूर्त। यानी कि हाँ, माइंड नाम की कोई चीज नहीं है आपकी बॉडी में, जबकि ब्रेन नाम की चीज है आपकी बॉडी में, ठीक है। ब्रेन आप एक क्रेनियोटॉमी करके देख लीजिएगा, ब्रेन मिल जाएगा आपको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सब मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक। तो ये क्या है, ये वास्तविक है बच्चों, ठीक है, और ये नहीं है। मैं इसको बोल सकता हूं फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, और ये होता है ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब समझना, ये आपसे फंक्शंस करवाता है, ठीक है, जबकि ये
ऑर्गेनिक पार्ट है आपका, जो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, ये चीजें हैं आपके ब्रेन में। ठीक, सिंपल सी फॉर्म में बोले कि जिसे ना तो देख सके और ना ही छू सके इज कॉल्ड माइंड। माइंड को आप ना तो देख सकते हो ना ही छू सकते हो, जबकि ब्रेन को आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। क्रेनियोटोमी कर लो, ठीक है ना, न्यूरोसर्जन करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सीधी भाषा में बोले कि अगर आप मान लो आपसे कौन काम करवाता है, ये, ठीक है, फंक्शन काम ये करवाता है आपसे, ठीक है। जैसे अच्छी लड़की दिख गई आपको मान लो, तो आपने तो सोचा, एक जैसे लड़कियों देख के कमेंट करते ना, किसी ने सीटी बजाई, सीटी बजाने का फंक्शन कौन कर रहा है आपका, ये माइंड। जूते किसके पड़ेंगे, ब्रेन के, ब्रेन के पड़ेंगे, क्योंकि माइंड नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। जूते किसके पड़ेंगे, आपके ब्रेन के, कि ये है आपकी बॉडी में। ठीक है, यानी कि जिसे ना तो देख सके और ना छू सके इज कॉल्ड माइंड, और जिसे देख भी सके और छू भी सके इज कॉल्ड ब्रेन। अब कैसे याद रखोगे कि माइंड एब्स्ट्रैक्ट था या कॉन्क्रीट, तो ध्यान देना। देखो बी के बाद में क्या आता है, सी, बी सी, बी के बाद में क्या आता है अल्फाबेट में, सी बी सी। ठीक है, हो गया। ठीक, अब देखिएगा, अब पढ़ देंगे अपन बच्चों कंपोनेंट ऑफ माइंड, कि माइंड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से आपकी साइकोलॉजी, पहले अपन आज तो साइकोलॉजी डील करेंगे, साइकोलॉजी के डिसऑर्डर फिर कल से, यानी कि साइकेट्रिक ही है उन्हें में तो, लेकिन साइकेट्रिक पढ़ने से पहले एक आध घंटे की अपने को साइकोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कंपोनेंट ऑफ माइंड। अब देखिएगा, मैंने अभी माइंड और ब्रेन इसलिए बताया, अब आज के बाद में आप ब्रेन नहीं पढ़ेंगे साइकेट्रिक में। ब्रेन कहां पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम में। ब्रेन के डिसऑर्डर कहां पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। ठीक है, अब आप क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ माइंड, माइंड के डिसऑर्डर ये कहां पढ़ेंगे, माइंड तो पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, और माइंड के डिसऑर्डर पढ़ते हैं साइकेट्रिक में। ठीक है, तो देखिएगा, हेडिंग डालना कंपोनेंट ऑफ माइंड। ठीक है, कि माइंड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कि माइंड किस किस से मिलके बना होता है। अगर मैं बात करूं भाई ब्रेन के क्या कंपोनेंट होते हैं, सर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में फिर दो पार्ट, टीलेंसिपेलोन, डाइंसिपेलोन। फिर टीलेंसिपेलोन में चार पार्ट, सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, ठीक है, हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला। सर फिर डाइंसिपेलोन में चार पार्ट, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस। ये है ब्रेन के कंपोनेंट। लेकिन अब माइंड के क्या क्या कंपोनेंट है, तो ध्यान देना, माइंड के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ठीक, कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी, परसेप्शन, आपका थॉट, इमोशंस, मेमोरी, इंसाइट, अटेंशन, कंसंट्रेशन, एंड जजमेंट। यानी कि ध्यान देना, इन सभी चीजों से मिलके आपका माइंड बना होता है। कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी, परसेप्शन, थॉट, इमोशंस, मेमोरी, इंसाइट, अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड जजमेंट। ठीक, अब ये पढ़ेंगे ये होते ही क्या है। ठीक है, एक एक पढ़ते, ठीक है, इनके बारे में इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है कॉन्शियसनेस। क्या है, कॉन्शियसनेस। आप अभी सभी कॉन्शियस हैं, जी सर है। अब देखिएगा कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं, आइडियली क्या
सबसे पहले चीज होती है इसमें, जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, अब ओरिएंटेशन क्या होता है? अवेयरनेस अबाउट टाइम, पर्सन एंड प्लेस, टीपीपी। जिसको टीपीपी का नॉलेज है वो क्या है बच्चों? अवेयरनेस ओरिएंटेशन होता है। कि जिसको टाइम, पर्सन एंड प्लेस का नॉलेज है या अवेयरनेस है वो क्या है? ओरिएंटेशन। और इसमें भी कभी पूछे गए तो स्पेशली टाइम। ठीक है, अब क्या होता है? ये तो ओरिएंटेशन होता है कि जिसको टाइम, पर्सन, प्लेस का पता है। अब कॉन्शियसनेस क्या होती है? तो देखना, अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, अवेयरनेस अबाउट टीपीपी, अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग एंड द पर्सन gives respond to a painful stimuli। ध्यान देना, ठीक है बच्चों। कोई बोले कि टाइम, पर्सन, प्लेस का नॉलेज हो उसको कॉन्शियसनेस नहीं बोलते, वो सिर्फ ओरिएंटेशन होता है। कॉन्शियसनेस क्या होती है? अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, यानी कि खुद का पता रहना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट टीपीपी, टाइम, पर्सन, प्लेस का पता हो आपको। उसके साथ साथ में आपके आसपास में क्या चल रहा है, और आप अगर कोई आपके पेनफुल रेस्पॉन्ड कर रहा है, कुछ चुभा रहा है, तो आप उसका रेस्पॉन्ड करें। अगर किसी इंसान में चारों चीजें होती है तो वो इंसान अवेयर क्या होता है? कॉन्शियस होता है। ठीक है, आई बात समझ में? कि जिसको खुद का पता हो, टाइम, पर्सन, प्लेस का पता हो। टाइम का मतलब अभी जैसे 9 बजने वाले हैं, पर्सन यानी मेरे सामने आप, आपके सामने मैं, प्लेस या ओम नर्सिंग एकेडमी। ठीक है, उसके अलावा सराउंडिंग की, आपके आसपास या मेरे आसपास में क्या चल रहा है। और उसके साथ साथ में अगर आप पेनफुल स्टिमुलाई का रेस्पॉन्ड कर रहे हो तो ये क्या मिल, इन सभी कंपोनेंट से मिलकर क्या बनाता है? कॉन्शियस। जिनको इन चारों की अवेयरनेस है वो पर्सन क्या है बच्चों? कॉन्शियस है। ठीक, तो अब टीपीपी का पता, टाइम, पर्सन, प्लेस का पता रहना ही कॉन्शियसनेस नहीं है, वो तो ओरिएंटेशन होता है सिर्फ। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या होता है? मोटर रेस्पॉन्स। क्या होता है बच्चों? मोटर रेस्पॉन्स। यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा मोटर रेस्पॉन्स है, तो मैं क्या कर रहा हूं? कुछ एक्टिविटी, मैं इस पेन को ऐसे उछाल रहा हूं, ये क्या है? एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि मोटर रेस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी आर कंडक्टेड बाय द माइंड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएमए। ठीक है, यानी कि जो भी एक्टिविटी आप करते हो किससे कंडक्ट होती है? माइंड से। इसलिए क्या बोलते हैं इनको? साइकोमोटर एक्टिविटी। आपका माइंड करेगा कि मुझे ये करना है, तो कुछ एक्टिविटी करोगे, तो किससे कंडक्ट हो रही है? माइंड से। अब ध्यान देना, एग्जाम्पल है इसके, पर्पजलेस पीएमए बोले तो साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है आपके मेनिया में, जबकि पर्पजफुल पीएमए डिक्रीज हो जाती है आपके डिप्रेशन में। ध्यान देना कि मेनिया वाले पेशेंट में क्या हो जाती है? एक्टिविटी बढ़ जाती है फालतू की, जबकि डिप्रेशन वाले पेशेंट में जो काम की एक्टिविटी वो भी कम हो जाती है। जैसे मैं अगर मेनिया वाले पेशेंट को बोलूं कि मेरे लिए पानी लाना, ठीक है, तो एक चीज तो याद रखना, साइकोमोटर एक्टिविटी किसमें बढ़ जाती है बच्चों? मेनिया में। किसमें कम हो जाती है? डिप्रेशन में। अगर मैं बोलूं, देखना कैसे एक्टिविटी बढ़ती है कि मेरे लिए पानी लाना, तो बोलेगा सर पानी की क्या बात कर रहे हो, मैं आपके लिए कैंपर ले आऊं पूरा। ठीक है, कैंपर की क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो आपके लिए कुएं से लाऊंगा, यहां से थोड़ी लाऊंगा। मतलब फालतू की एक्टिविटी बढ़ रही है, और ये सी एक्टिविटी कौन दिखाता है? आपका मेनिया वाला पेशेंट। अब यही अगर मैं डिप्रेशन वाले को बोलूं कि मेरे लिए पानी लाना, तो कोई रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, रेस्पॉन्ड भी करेगा तो नहीं ला रहा। बस
यानी कि काम की एक्टिविटी किसमें कम हो रही है, डिप्रेशन में। ठीक है, तो यानी मेन तो क्वेश्चन आता है कि साइकोमोटर एक्टिविटी किसमें बढ़ जाती है, मेनिया में, किसमें कम हो जाती है, डिप्रेशन में। ठीक, डन। तीसरा परसेप्शन, तीसरा कंपोनेंट है बच्चों परसेप्शन। यानी कि परसेप्शन क्या होता है, वाट एवर इज एक्सपीरियंस बाई ए पर्सन थ्रू विद सेंस ऑर्गन, यानी कि किसी भी पेशेंट का, पर्सन का अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा किसी भी चीज को परसीव करना इज कॉल्ड परसेप्शन। ठीक है, अब सेंस ऑर्गन अगर मैं बात करूं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ परसेप्शन, तो आपके कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5। कौन कौन सा, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। तो पहला परसेप्शन होता है ऑडिटरी, यानी कि हियरिंग का, ओल्फैक्टरी स्मेल का, विजुअल देखने वाला, ठीक है, उसके बाद में गस्टेटरी किसी भी चीज को चखना, ठीक है, उसके बाद में टेक्टाइल यानी कि कोई भी टच करना। तो देखिएगा ऑडिटरी का मतलब ईयर, ओल्फैक्शन का मतलब आई, सॉरी ये नोज, विजुअल का मतलब आई, गस्टेटरी का मतलब आपकी टंग, और टेक्टाइल का मतलब आपकी स्किन के द्वारा टच होता है ना। ये पांचों ही आपके सेंस ऑर्गन होते हैं, पता है ना, ये पांचों ही क्या होते हैं बच्चों, सेंस ऑर्गन होते हैं। और इन सेंस ऑर्गन के द्वारा कुछ भी चीज परसीव करते हो आप या रिसीव करते हो, उसको ही क्या बोलते हैं अपन बच्चों, परसेप्शन। क्या बोलते हैं, परसेप्शन। ठीक है, चौथा आ जाओ, थॉट। थॉट क्या होता है, थिंकिंग इज ए मेंटल प्रोसेस विच इंक्लूड्स आइडियाज, यानी कि विचारों का आना इज कॉल्ड थॉट। विचारों का आना, इसी को तो थॉट बोलते ना यार, आज मेरे ये विचार आ रहे। ठीक है, अब लेवल ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग या थॉट, तो थिंकिंग के कितने लेवल होते हैं, तो लेवल ऑफ थिंकिंग कि आप कितने टाइप से सोचते हुए, कितने लेवल होते हैं इसके, तो इसके 3 लेवल होते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल, प्रोग्रेशन का मतलब होता है बच्चों एसोसिएशन, और एक होता है कंटेंट लेवल। कौन सा होता है, कंटेंट लेवल। ठीक, फॉर्मेशन यानी कि देखो पहले तो थॉट क्या होती है, थॉट है थिंकिंग। थिंकिंग इज ए मेंटल प्रोसेस विच इंक्लूड्स आइडिया, यानी कि विचारों का आना, उसको ही क्या बोलते हैं बच्चों अपन, थिंकिंग या थॉट। अब इसके 3 लेवल होते हैं। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल आइडिया, व्हेन वन आइडिया इज अटैच्ड विद अनदर आइडिया, एंड व्हेन इनर बिलीफ्स आर अटैच्ड विद दोज। तो देखो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल आइडिया, फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल आइडिया, यानी कि विचार बनना, विचार का बनना। ठीक है, इसमें होता है व्हेन वन आइडिया इज अटैच्ड विद अनदर आइडिया, एंड इसमें देखो इनर बिलीफ्स आर अटैच्ड विद दोज आइडियाज। ध्यान देना, फॉर्मेशन लेवल में यानी कि एक विचार का बनना सिर्फ, ठीक है, इसके बाद में एक विचार को दूसरे विचार से इंटरकनेक्ट करना इज प्रोग्रेशन लेवल। कंटेंट, आपकी अंदरूनी फीलिंग्स को उसके साथ में जोड़ना, जैसे स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है, इज कॉल्ड फॉर्मेशन, एक आइडिया। या अब आगे बढ़ो, इन स्काई सन मून स्टार, कि आसमान में चांद भी है, सूर्य भी है और तारे भी है। यानी कि इससे आगे बढ़े ना, यानी कि एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट किया, ठीक है, और अब आप अंदरूनी बिलीफ्स को जोड़ रहे हो उस आइडिया के साथ में, कि मानो स्काई नहीं हो तो अपना जीवन कैसे संभव है, विदाउट स्काई वी आर नॉट सर्वाइव। ठीक है, जैसे मान लो आप बस में जा रहे हो, कोई अच्छी सी लड़की दिख जाए आपको, क्या दिख जाए, अच्छी सी लड़की,
तो देखो आपके भी मन में विचार है लड़की सुंदर है, ठीक है, इज एक आइडिया या, ठीक है। अब दूसरे आइडिया से देखो कि लड़की लंबी पूरी भी है, लड़की अच्छी भी लग रही है, नाक भी ठीक है, बाल भी अच्छे हैं, ठीक है, हाइट भी बढ़िया है और गोरी भी है। तो यानी कि एक आइडिया को दूसरे आइडिया से आपने कनेक्ट किया। अब आप अंदरूनी अंदरूनी बिलीफ्स को जोड़ रहे हो, फीलिंग्स को, कि अगर ये मिल जाए तो मेरी तो लाइफ सेट है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट लेवल। ठीक, आई बात समझ में? डन। अब देखो थॉट के डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा। डिल्यूजन उसमें मोस्ट कॉमनली होता है। क्या होता है डिल्यूजन, ठीक है। डिल्यूजन यानी ए फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स, मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको ये, ठीक है। अगला देखिए इसके बाद में क्या था, इमोशंस। और इमोशंस क्या होते हैं तो ध्यान से सुनना कि the inner feelings of any individual which can be expressed by facial expression, gesture, posture and TVP of speech। यानी कि किसी भी इंसान का अंदरूनी इच्छाओं का उसके फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर एंड टोन, वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ स्पीच से पता लगा लेना, ठीक है। उसको बोलते हैं इमोशंस। जैसे आप मनी मन में मुस्कुरा रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो अच्छे इमोशंस आपके चेहरे से दिख जाते हैं कि यार आज तो तू खुश लग रहा है। अगर दुखी हो रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ये सैडनेस सा लगा रहता है, ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, सैड से हो जाएंगे, चेहरा लटका होगा, ना उसकी आवाज निकलेगी, फेशियल एक्सप्रेशन भी ढीला डाला रहेगा, वो सैडनेस वाले हो जाएंगे, ठीक है। वो इमोशंस होते हैं, ठीक। यानी कि अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूं, द इनर फीलिंग्स ऑफ एनी इंडिविजुअल विच कैन बी एक्सप्रेस बाय फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर एंड टीवीपी ऑफ स्पीच। अब इमोशंस को अपन दो टाइप से दिखा सकते हैं, कैसे? एक तो होता है एक्सटर्नल इमोशंस। क्या होता है एक्सटर्नल, जो बाहरी होते हैं, जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, टीवीपी ऑफ स्पीच, यानी कि वो दूसरे आदमी को दिखता है, वो होता है एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल इमोशंस, कि अगर आप वही आपके वाइटल्स, हार्ट रेट, बीपी, स्लीप, एपेटाइट, पल्स, ये सब इंटरनल इमोशंस। आप अच्छे खुश रहोगे तो ये नॉर्मल रहेंगे, दुखी रहोगे तो इसमें अल्टरेशन हो सकता है। और इमोशंस के बारे में यहाँ पर दो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल अफेक्टेड होता है, एक तो सेरोटोनिन और एक नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। ये दोनों ट्रांसमीटर का लेवल बदलता रहता है। अच्छे इमोशन से तो ये आपके इंक्रीज होंगे, और अगर आप दुखी हो तो ये डिक्रीज होंगे, ठीक है। इमोशंस को आप दो टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हो बच्चों, ठीक है। दो टाइप से होता है इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस ये होता है, एक तो होता है मूड, सॉरी, एक होता है अफेक्ट, एक होता है मूड। इसलिए इमोशंस को मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। अफेक्ट का मतलब होता है बच्चों शॉर्ट टर्म इमोशंस। क्या? शॉर्ट टर्म इमोशंस, ठीक है। जबकि मूड क्या होता है, लॉन्ग टर्म इमोशंस। क्या होता है? लॉन्ग टर्म इमोशंस, यानी कि थोड़ी देर के लिए इमोशंस रहेंगे तो होता है अफेक्ट, और लंबे समय तक इमोशंस रहेंगे तो होता है मूड। जैसे आप पढ़ के नहीं आए, मैंने आपको डांट दिया तो आपको थोड़ी देर के लिए बुरा लगा, इज कॉल्ड अफेक्ट। आप पढ़ के नहीं आए, मैंने आपको डांट दिया, आप 3 दिन से रोटी नहीं खा रहे, खाना ही नहीं खा रहे, तो वो क्या है, मूड, ठीक है। और ये 3 टाइप से डिस्क्राइब और कर सकते हैं आपको अपन इसको, प्लेजरेबल अफेक्ट या प्लेजरेबल इमोशन, अनप्लेजरेबल इमोशंस, एंड एक होता है अदर्स। ये 3 टाइप से इमोशंस होते हैं। प्लेजरेबल मतलब जहां आपको अच्छा लगे, उसमें आपका आ जाएगा हैप्पीनेस। जहां आपको अच्छा लगता है वो कैसे इमोशन से, प्लेजरेबल। खुश रहना इज प्लेजरेबल इमोशन। सैड रहना, सैडनेस इज दुखी रहना, अनप्लेजरेबल। और अदर इमोशन में सबसे पहले आता है एंजाइटी। एंजाइटी को तो किस बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया,
कि एंजाइटी किसका डिसऑर्डर है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर है बच्चों इमोशंस का। किसका डिसऑर्डर है, एंजाइटी इमोशंस का। ठीक है, कि एंजाइटी इमोशंस का डिसऑर्डर है। लव, फियर, एंगर, वंडर, जेलसी, ये सब ये सब इमोशंस के डिसऑर्डर है। ठीक है, अच्छा लगना इज कॉल्ड प्लेजरेबल इमोशन, बुरा लगना इज कॉल्ड अनप्लेजरेबल। यहाँ आपको अच्छा भी नहीं लगता ना ही बुरा लगता, ठीक है, जिसमें आप बुरा ही लग सकता है उस भी। एंजाइटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइटी किसका डिसऑर्डर है, तो इमोशंस का। लव, फियर, एंगर, वंडर, जीलेसी, ये सब किसके डिसऑर्डर है बच्चों, आपके इमोशंस के। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अगला आ गया मेमोरी। मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, बोले तो याद करने की क्षमता, इज कॉल्ड मेमोरी। एक मेमोरी प्रोसेस होता है। मेमोरी किसको बोलते हैं, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, यानी कि याद करने की क्षमता को क्या बोलते हैं अपन, मेमोरी। एक होता है मेमोरी प्रोसेस, मेमोरी प्रोसेस। अब कैसे करती है देखो, अटेंड ए स्टिमुलस, दूसरा होता है सेव द स्टिमुलस एंड रिकॉल द स्टिमुलस। ठीक है, यानी कि याद करने की क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मेमोरी। यानी कि याद करने की जो क्षमता होती है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, इज कॉल्ड मेमोरी। और मेमोरी प्रोसेस क्या होता है, किसी भी चीज को अटेंड, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं, आपने इसको क्या किया, अटेंड, घर जाके रिवीजन करोगे तो सेव कर लोगे इसको, और जब एग्जाम के टाइम पे क्या करोगे, याद करोगे, यानी रिकॉल करोगे। इसी को क्या बोलते हैं अपन, मेमोरी प्रोसेस। अब 3 टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है, बेसिकली क्या, इमीडिएट, एक होती है रिसेंट, एक होती है रिमोट। ये कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तो आप भी पढ़ के आइएगा। इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, रिमोट। फिर इसमें एक टाइप की और होती है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। फिर पढ़ेंगे अटेंशन, कंसंट्रेशन, जजमेंट, इनसाइट, ये। तो यानी कि आज क्या क्या पढ़ा अपन ने बच्चों, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक, माइलस्टोन इन साइकेट्रिक, यानी कि कुछ उपलब्धियां। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, मिसकंसेप्शन या माइथस, यानी कि साइकेट्रिक के बारे में क्या क्या गलतफहमियां हैं। उसके साथ अपन ने पढ़ा साइकोलॉजी, कि विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी आप सिगमंड फ्राइड को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ब्रेन एंड माइंड में अंतर पढ़ा, कि माइंड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट होता है, जबकि ब्रेन कॉन्क्रीट, यानी कि माइंड तो काल्पनिक होता है और ब्रेन वास्तविक होता है। जिसे ना देख सके और ना छू सके इज कॉल्ड ब्रेन, और जिसे देख भी सके और छू भी सके इज कॉल्ड, सॉरी, ना देख सके और ना छू सके इज कॉल्ड माइंड, और जिसे देख भी सके और छू भी सके इज कॉल्ड ब्रेन। यानी कि हार्डवेयर होते हैं, जो बाहरी पार्ट होते हैं उनको ब्रेन बोल सकते हैं, जबकि अंदरूनी पार्ट होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको ना देख सकते और ना छू सकते उनको माइंड बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने कंपोनेंट ऑफ माइंड पढ़े, कॉन्शियसनेस पढ़ा, ठीक है, एक्टिविटी पढ़ी, परसेप्शन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में इमोशंस एंड मेमोरी, थॉट भी पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा आप सभी को, आई होप सो। ठीक है, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो गुड लक, आज के लिए बस इतना ही।